सबसे पहली बात तो आपका विला पहाड़ पर बना है। हालाँकि ये पहाड़ से नीचे की ओर है, लेकिन आपके विला के ठीक सामने एक और पहाड़ है और आपका विला पूर्व में है। ये बोलते हुए नक्श ने अपने दोनों हाथों को पीछे किया और बोला, इससे गुड लक आता है और चूँकि आपके विला के सामने भी एक पहाड़ है, तो वो आपके गुड लक को फैलने नहीं देगा। दूसरी बात ये है कि आपके विला के ठीक नीचे एक नदी बह रही है, जिसका पानी हरा है। अगर आपके विला को पहाड़ की चोटी से देखा जाए, तो ऐसा लगेगा कि आपका बिला किसी बड़े हरे मोती के मुंह में जा रहा है। नक्श ने अपना एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा, बहुत खूब, आप काफ़ी अमेजिंग है। मैंने भी ऐसा कुछ सुना है। मेरे दोस्त ने कहा कि मुझे यहाँ बिजनेस करना चाहिए। इस जगह पर मेरा बिजनेस बूम होगा। चौंकते हुए कमल ने कहा। यह सुनते हुए नक्श के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। मिस कोठारी, लेकिन मेरे हिसाब से पिछले कुछ सालों में आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है ना? तुम्हें ये भी पता है? शौक होते हुए कमल कोठारी ने नक्श की ओर देखा। कमल बहुत ही सुपरस्टिशियस था। यही वजह है कि उसने अपने दोस्त की सारी बातों पर भरोसा किया। जब वो शुरू में यहाँ बिजनेस करने आया था, तो उसकी तरक्की पर तरक्की करता गया, लेकिन पिछले 3 सालों में ऐसा लगा जैसे मानो उसका गुड लक कहीं खो गया हो। उसके बिजनेस में इस तरह की प्रॉब्लम आने लगी थी। नक्श में धीरे से अपना सिर हिलाया और खिड़की खोलते हुए आईने की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोला, मिस्टर कोठारी, मुझे लगता है कि मिरर आपने यहाँ आने के बाद लगाया है ना? वो मिरर मुझे मेरे दोस्त ने दिया था। उसने कहा था कि एक एंटिक मिरर है और हादसों से मुझे बचाएगा। कमल ने शक करते हुए पूछा, क्या इस मिरर की वजह से वास्तव में दोस्त तो नहीं हो गया? नक्श ने फिर से अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, ये सच है कि वो मिरर एंटीक है, लेकिन उसे जहाँ रखा गया है वो जगह बहुत ही गलत है। वो आपके सारे गुड लक को रोक रहा है, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन दूसरे पहाड़ पर जा रहा है। आपको बस उसे कुछ जगह से हटाने की ज़रूरत है। थोड़ा साइड में कर दीजिए, बस फिर काम हो जाएगा आपका। ये सुनकर अचानक से कमल को एहसास हुआ, नक्श, आपके सारे गाइडेंस के लिए थैंक यू। मुझे तो लग रहा था कि पिछले 3 सालों से मेरी ही किस्मत खराब चल रही है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसका कोई रास्ता ही निकल सकता है। आपको मेरी इतनी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। जनरस होते हुए नक्श ने कहा, चलिए ठीक है, तब मैं अब चलता हूँ। कमल कोठारी ने कहा, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। तभी नक्श ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, आपने अभी भी पिले ली है, उसका असर होने दीजिए और ताकत के मज़े लीजिए। बस किसी को बोलकर मुझे हॉस्पिटल छुड़वा दीजिए। नक्श ने भी पूरी इज्जत का मान किया और गुड बाय बोलते हुए उस विला से बाहर चला गया। जब नक्श हॉस्पिटल पहुंचा तो तब तक जितिन भाई को होश आ गया था। जानकी उनके पास बैठकर उन्हें दलिया खिला रही थी। नक्श को देखकर डॉक्टर सुजाता तुरंत खड़ी हो गई। नक्श, तुम आ गए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नक्श ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। मैं तुम्हारे पापा की कंडीशन को ऑब्जर्व कर रही हूँ, साथ ही साथ ये भी चेक कर रही हूँ कि क्या मेरी किसी और मदद की ज़रूरत तो नहीं है। ये बोलने के बाद अचानक से सुजाता का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। चलो, अब तुम आ ही गई हो तो मैं चलती हूँ। सुजाता का रिएक्शन देखकर नक्श अब और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। उस कमरे से जाते हुए सुजाता अचानक से पीछे मुड़ी और नक्श को देखकर मन ही मन सोचने लगी, क्या यह वाकई में इतना खतरनाक है? उसी समय अचानक से जितिन भाई ने कहा, नक्श, यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। पापा, भले ही कितनी भी ज़रूरी बात क्यों ना हो, लेकिन आपके ठीक होने से पहले हम किसी भी बारे में बात नहीं करेंगे। जानता था कि जितिन भाई किस तरह के बारे में बातें करना चाहते थे। हालांकि इस बार नक्श भानुशाली परिवार के साथ पोलाइट नहीं होना चाहता था, वो उन्हें सबक सिखाना चाहता था। जब जितिन भाई ने ये सुना तो उन्होंने एक गहरी सांस ली। वो रात बहुत जल्दी निकल गई। अगली सुबह डॉक्टर सुजाता ने जितिन भाई और जानकी के लिए नाश्ता भेज भी दिया था। वो तो नक्श के लिए भी भेजने वाली थी, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही नक्श वहां से निकल भी गया था। कल रात जब नक्श के दादा यशवर्धन को उस कांड के बारे में पता चला, जो किसी काम के सिलसिले से मुंबई शहर से बाहर थी, तो उन्हें कनिका और उसके बेटे कुणाल पर अलग ही लेवल का गुस्सा आया। हालांकि उन्होंने कनिका और कुणाल को कॉल नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो उन दोनों से खुश नहीं थे। उन्होंने दर्पण से कहा कि वो इस शांति से मैटर को निपटाने की कोशिश करें। यशवर्धन को पूरी उम्मीद थी कि उनका पुत्र नक्श परिवार को कभी डूबने नहीं देगा। आज सुबह भानुशाली परिवार के
विला में दर्पण भानुशाली अपनी जगह पर बैठे हुए थे। भानुशाली परिवार के बाकी लोगों के चेहरे काफी उकड़े हुए दिखाई दे रहे थे। सुबह सुबह सभी लोग ऐसे इकट्ठा हुए जैसे मानो वो किसी का इंतजार कर रहे हो। जैसे ही नक्श ने उस हॉल में एंट्री ली, वैसे ही कुणाल किसी बंदर की तरह लपकते हुए बाहर आया और बोला, तुम्हारे में तो वाकई में शर्म नहीं है। अपना मुंह लेकर फिर से यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे अंदर भी भानुशाली परिवार का खून दौड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी तुम अपने ही परिवार को डुबाने पर तुले हो। कुणाल की आंखों में नक्श के प्रति नफरत साफ दिखाई दे रही थी। तुम्हारे नाम के पीछे भानुशाली परिवार हट जाना चाहिए। तुम इस परिवार के हो ही नहीं। हाँ, हमारा भानुशाली परिवार तुम्हें देखना भी नहीं चाहता है। चले जाओ यहाँ से। भानुशाली परिवार के लोगों की डांट खाने के बाद भी नक्श के चेहरे के हाव भाव में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिले, बल्कि उसने अपने चाहे दर्पण की ओर देखते हुए कहा, चाचू, जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि मैं यहाँ आऊँगा और मैं आ गया। एक दिन भी निकल चुका है। क्या पैसा तैयार है? नक्श ने सोचा था कि उसके दादाजी भी अब यहाँ मौजूद होंगे, लेकिन जब उसे वो कोई दिखाई नहीं दिया तो उसने दर्पण से ऐसी ही बात करना ठीक समझा। नक्श की बात सुनकर पूरे हॉल में तरह तरह की बातें होने लगी थी। नक्श, क्या तुम भानुशाली परिवार के वंशज हो? क्या तुम जानती हो कि ऐसा करने से तुम आसानी से बिजली की चपेट में आ सकते हो? उसके बाद तुम कहाँ जाओगे? ये सब सुनकर दर्पण का शरीर कांपने लगा। अपने हाथ को हवा में लहराते हुए उसने सभी को काम डाउन रहने के लिए कहा। नक्श, क्या तुम वाकई में भानुशाली परिवार को बैंकरप्ट होता हुआ देखना चाहते हो? डिप्रेस अंदाज में दर्पण ने कहा। हालांकि नक्श के दिए हुए उन 8,000 करोड़ रुपए ने भानुशाली परिवार को क्राइसिस से बाहर निकाला था। अब अगर उन्होंने नक्श को वो वापस रुपए कर दिए तो भानुशाली परिवार का फाइनेंशियल चयन फिर से बिगड़ जाएगा और इस बार इसका इम्पैक्ट पहले से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक होगा। नक्श, तुम भानुशाली परिवार के मेंबर हो, तुम हमारा खून हो। दर्पण ने दुख जताते हुए कहा। भानुशाली परिवार, ये बोलते हुए नक्श के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। हालांकि असल मायनों में वो मुस्कान मुस्कान नहीं थी, बल्कि नक्श अपने आप को नीचा दिखा रहा था। चाचू, आपको मजाक करना बहुत अच्छे से आता है। 7 साल पहले दादाजी ने मुझे इस परिवार से बाहर निकाल दिया था। आप यहाँ मौजूद किसी से भी पूछिए, कौन है जो मुझे भानुशाली परिवार के मेंबर की तरह देखता है? कोई है? ये सुनकर दर्पण का चेहरा नीचे झुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नक्श के सवाल का क्या जवाब दे। जब मेरे पापा बेहोश हो गए और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो भानुशाली परिवार में से कोई भी उन्हें एक बार भी मिलने आया? ये बोलते हुए नक्श की आंखें गुस्से से साफ दिखाई दे रही थी। चूंकि भानुशाली परिवार के लोग इतने बड़े आर्गेंट हैं तो मुझे मेरे 8,000 करोड़ रुपए वापस कर दीजिए। नक्श, तुम्हें पता है ना कि ये सब करके तुम भानुशाली परिवार को आंख के मुंह में डाल रही हो। अंतिम नक्श के करीब आया और नक्श के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अंतिम, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह 7 साल पहले तुम मेरे साथ खड़े थे, नक्श ने धीमी आवाज में कहा, उसी तरह तुम आज भी मेरा साथ दोगे। क्या हम इस मामले को आपस में सुलझा सकते हैं? क्या कुछ नेगोशिएशन हो सकते हैं? जब दर्पण को लगा कि बात इतनी आसानी से बनने वाली नहीं है तो उसने मामले को अलग तरीके से सुलझाना चाहा। लेकिन चाचू, आप इस बारे में सोच भी कैसे सकते हो? आप चाहते हो कि ये लोग मेरी इसी तरह से इंसल्ट करें, मेरी बुआ और उनका बेटा मेरे पापा की इस तरह से इंसल्ट करे कि उन्हें फिर से हट जाए? नक्श ने कड़क अंदाज में ये कहा। ये सुनकर दर्पण ने गहरी सांस ली। उसे अच्छे से पता था कि इस बार करने का और उसके बेटे कुणाल ने सारी हदें पार कर दी हैं। ये परिवार के जीने और मरने का मामला है। मैं इस मैटर में कोई डिसीजन नहीं ले सकता। मैंने तुम्हारे दादाजी को कॉल करके जल्दी से जल्दी मुंबई आने के लिए कह दिया है। धीमी आवाज में दर्पण ने कहा, जब तुम्हारे दादाजी यहाँ आएंगे तो हम उनके सामने इस डिस्कस करेंगे। इस बारे में तुम्हें क्या लगता है? जब समय आएगा तो या तो तुम हमारे सारे शेयर बेच देना या फिर भानुशाली परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। ये डिसाइड करने का मौका तुम्हें ही मिलेगा। दादाजी, ये सुनते ही नक्श की आंखों में अचानक से एक कॉम्प्लिकेटेड लुक आ गया। नक्श ने जैसे तैसे उग्री करते हुए कहा, ठीक है। उसके बाद नक्श ने अंतिम की ओर देखा। जब उसे अंतिम की आंखों में डिटर्मिनेशन दिखाई दिया तो नक्श एक गहरी सांस ली और उसके कदम दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे थे। नक्श, यहाँ से जाने के बाद फिर कभी वापस मत आना, कुणाल ने चिल्लाते हुए कहा।
हाँ, अच्छा होगा कि तुम बाहर ही मर जाओ। हमारे परिवार की शांति और सुकून को कोई तुम्हें डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से तुम्हारे और तुम्हारे माँ-बाप के साथ भानुशाली परिवार का कोई रिश्ता नहीं है। भानुशाली परिवार के लोगों के मुँह से इंसल्ट सुनकर जैसे-तैसे नक्श ने ज़बरदस्ती की मुस्कान को अपने चेहरे पर उतारा और डिफ़िकल्टी के साथ अपने थूक को गले से नीचे उतारते हुए एक मन ही मन सोचा, पैसों के आगे रिश्ते कितने नाज़ुक होते हैं। लेकिन क्या वाक़ई में नक्श भानुशाली परिवार के बैंकरप्ट करना चाहता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो बस ये चाहता था कि भानुशाली परिवार के लोग उससे और उसके पेरेंट्स से माफ़ी माँगे। ख़ास करके अनिका और कुणाल। लेकिन कुणाल का रिएक्शन देखकर तो लग रहा है कि जैसे उसे अपने ही किए पर कोई पछतावा नहीं है। शायद उसे कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। जैसे ही नक्श अपनी कार में बैठा, वैसे उसका फ़ोन बजा और कॉल अनिका का था। और इस समय नक्श इतना प्रोसेस्ड था कि उसे अपने आस-पास के माहौल को बदलने की बहुत ज़रूरत थी। हाँ बीबी, क्या हाल है? अपने मूड को और अपने गले को ठीक करते हुए नक्श ने कहा, तुम कहाँ पर हो? मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, तुम्हारे लिए मैसेज भी किए, लेकिन तुमने किसी का भी जवाब नहीं दिया। मुझे टेंशन हो रही थी यार। फ़ोन की दूसरी तरफ से अनिका की आवाज़ आई। मैं मुंबई में हूँ, लेकिन मैं वापस आने का सोच रहा हूँ। नक्श ने धीमी आवाज़ में कहा। ठीक है, तो मैं तुम्हारे वापस आने का वेट करूँगी। उसके बाद तुम्हें मुझे बाहर लेकर जाना होगा। थोड़ी हेजिटेशन के साथ अनिका ने कहा। ठीक है। बीवी ये बोलने के बाद नक्श ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद नक्श ने सोचा कि उसके पेरेंट्स का ध्यान रखने के लिए वैसे भी हॉस्पिटल में डॉक्टर हो जाता है, इसलिए उसे चिंता करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नक्श ने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और सीधा सूरत के लिए निकल गया। जब नक्श अपने स्टार विला पहुंचा तो उसे अनिका और उसके दोस्त प्राची दरवाजे पर ही इंतजार कर रहे थे। लो बेबी, मैं वापस आ गया। नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो पहले हम वॉक पर चलते हैं, उसके बाद शॉपिंग, और आज की मेरी सारी शॉपिंग का सामान तुम ही उठाओगे। अनिका ने खुश होते हुए कहा, जब से राहुल बिंद्रा ने जावेरी परिवार के वो 60% शेयर्स अनिका के नाम किए, तभी से जावेरी परिवार का पूरा एटीट्यूड अनिका के प्रति 180 डिग्री के एंगल में बदल गया था। ठीक है, मुस्कुराते हुए नक्श ने अनिका का बैग अपने हाथ में ले लिया, जिसके साथ ही नक्श ने प्राची की ओर अपना हाथ बढ़ाया जिससे कि वो भी अपना बैग नक्श को दे दे। लेकिन प्राची में इतनी हिम्मत कहाँ थी। लेकिन जब नक्श ने उसे आंखें दिखाई तो उसने तुरंत ही अपना बैग नक्श को दे दिया था। अब नक्श और अनिका कहाँ जाने वाले थे? क्या कोई ऐसी जगह थी जहाँ कोई कांड होने वाला था? कैसा कांड? क्या नया धमाका होगा? क्या नक्श अपने पेरेंट्स के बारे में अनिका से बात करेगा? अनिका की तरफ से अब क्या जवाब आएगा? क्या होगा जब नक्श के दादाजी वापस आएंगे? जैसा नक्श चाहता है क्या वैसा होगा? क्या भानुशाली परिवार के लोग माफ़ी मांगेंगे? लेकिन क्या इससे नक्श और उसके पेरेंट्स को कभी इज्जत मिल पाएगी? तो फिर क्या नक्श अपना पूरा प्लान बदलेगा? आगे की पूरी कहानी जानने के लिए सुनते रहिए पीकी एडिटर की इंस्टा एम्पायर।